तो वेलकम बैक। आज स्फेरिकल मिरर वही जो पिछली क्लास में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स क्विकली रिवाइज क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। दो तरह का होता है, कनकेव कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट नॉमेनक्लेचर पढ़ी थी, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह। तो आज हम शुरू करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लो पिछला लेक्चर देख के। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस तक की दूरी। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी। इनके बीच में कोई रिलेशन होता है या नहीं, इस बात को हम जरा आज थोड़ा खंगालेंगे। तो ये तो हेडिंग आप डाल लीजिए। हम मैं अब एक डायग्राम बनाऊंगा, जल्दी से बनाइए। एक कनकेव मिरर बनाइए, ये बन गया कनकेव मिरर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। अच्छा, अब एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं कोई भी लाइन बनाऊं, सीधी लाइन बनाऊं स्केल रख के किसी भी पॉइंट पे, यहां पे बनाऊं, कैसे भी बनाऊं, इस मिरर पे, जो मिरर को नाम दे देते हैं MM1, तो वहां पे एंगल कितना होगा? तो देखो भाई, छोटी सी बात याद रखना, सर्किल में पढ़ा था ये हमने, स्फीयर शायद पता नहीं पढ़ा होगी नहीं, बट बात एक ही है। अगर उसी सर्किल में सेंटर से किसी भी पॉइंट पर हम एक लाइन खींचते हैं जो कि जाके सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच करती है, लेट्स से O इज द सेंटर, OA हमने एक लाइन बनाई और A पे हमने एक टैंजेंट माना, तो हमें पता है कि ये एंगल जो है रेडियस और टैंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पर हम सेंटर से लाइन खींचेंगे सरकमफ्रेंस पर, वो एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो ये एक स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर का ये सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस पर हम एक ये लाइन खींच दें तो ये एंगल 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा टैंजेंट के बीच में और इसमें एंगल, तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से अगर ये CA एक लाइन खींची है तो CA इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। CA क्या है? नॉर्मल है MM1 के लिए। ठीक है, नॉर्मल मतलब पता है ना कि जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़े उसी को नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, अब सपोज क्या करते हैं हम, एक लाइट रे पैरेलल लेके आते हैं ए पॉइंट पे एक लाइट रे पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि ये पैरेलल थी, ये पैरेलल थी, तो ये कहां से पास होगी? फोकस से। मान लो फोकस यहाँ कहीं है, ये फोकस से पास करा दिया हमने। बात समझ में आई? पैरेलल लाइट रे आई और फोकस से पास हो गई। अच्छा, हुआ क्या वहां पे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में पढ़ा था हमने कि दो लॉज होते, उसमें एक लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, लेट्स से OA एक इंसिडेंट रे है। और नॉर्मल क्या है? अभी हमने देखा CA नॉर्मल है क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल OAC क्या हो जाता है? I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंगल CAF, भाई रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। चलो लिख लेते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, OA और ये CP, अगर CP प्रिंसिपल एक्सिस मान लें और OA पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, मतलब दोनों लाइन OA और CP पैरेलल है। अब जरा ये मैं डायग्राम पे हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना। O से A जाओ, A से C आओ और C से P जाओ, Z बनता हुआ दिख रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी एंगल I हो गया, हो गया।
अच्छा, तो अब ये सारे एंगल बराबर है, एंगल आई आर आई सब कुछ बराबर है, तो इसे हम थीटा मान लेते हैं, एक नया नाम दे देते हैं थीटा। कुछ नहीं, मत देना मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अच्छा अब एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, सी ए एफ ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, ठीक, थीटा थीटा। इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। इस थीटा के ऑपोजिट हो गया सी एफ, और इस वाले थीटा के ऑपोजिट हो गया ए एफ, मतलब सी एफ और ए एफ बराबर हो गए। मतलब ट्रायंगल सी ए एफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर दो इक्वल साइड्स हैं, उनके कॉमन पॉइंट से या कॉमन वर्टेक्स से हम तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो वो तीसरी साइड को बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। एक ट्रायंगल है ACF और F पॉइंट जो कि दो इक्वल साइड्स का कॉमन पॉइंट है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तीसरी साइड पर, और मान लो कि ये परपेंडिकुलर आके गिरता है B पे। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। पी एफ कितना होगा, फोकल लेंथ के बराबर, इसे स्मॉल एफ बोल देते हैं पी एफ। पी सी कितना होगा, पी सी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, पर एक बात और बताओ, सी ए कितना होगा, सी से लेके ए तक, भाई ये क्या डिस्टेंस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होती है, रेडियस ही तो होती है। तो सी ए भी क्या होगा, आर होगा। लिख देते हैं सी ए इज इक्वल टू आर। और अभी हमने देखा कि सी बी जो कि परपेंडिकुलर एफ बी ड्रॉप किया सी ए पे, उसने सी ए को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसका मतलब सी बी हो जाएगा आर बाई टू। ये क्लियर है डायग्राम, कोई दिक्कत? अब जरा ट्रायंगल में आ जाओ, सी एफ बी, ठीक है, ये 90 में दिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप था। तो सी बी एफ में अगर मैं cos थीटा लिखने की कोशिश करूं तो cos थीटा हो जाएगा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, थीटा वाली साइड जो 90 डिग्री से मिल रही है। सीबी बेस हो जाएगा सीबी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सीएफ। क्लियर है ये रिलेशन? ठीक, अच्छा, तो अब इसे थोड़ा सीबी की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सीबी की वैल्यू है आर बाई टू और सीएफ तो अपना सीएफ ही है। क्लियर? अच्छा, अब कहाँ चले, थोड़ा डायग्राम मिटा देता हूं मैं, अभी तो बना ही लिया होगा आपने, क्या रहने दो। अब इसी रिलेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू कॉस थीटा। क्लियर? आगे रिलेशनशिप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की दूरी सी एफ ये किसके बराबर होती है, आर बाई टू कॉस थीटा के बराबर। इसको आर बाई टू सेक थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब कल एक बात आखिरी में बताई थी, अगर याद करो आप, कि सारे कैलकुलेशन हम पैरेक्शियल रेस के लिए करते हैं। पैरेक्शियल रेस क्या होती है, वो वाली रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है, बहुत बहुत पास होती है। बना के दिखाता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास जो भी रेज होंगी वो क्या कहलाएंगी, पैरेक्शियल रेस। जैसे एकदम पास, एकदम सट के चलती हैं जो, ठीक। तो इसका मतलब अगर ये OA को हम पैरेक्शियल रे बनाना चाहें, OA जिस रे के लिए हमने थीटा निकाला, सब काम किया, तो पॉइंट A भी P के बहुत पास आ जाएगा, यहाँ कहीं होगा। अब A को नीचे लाना चालू करो तो देखो CA पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे CA अभी कुछ ऐसा है, अभी नीचे गिरेगा, गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, एकदम पास आ जाएगा, तो उससे थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा,
थीटा भी कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और किसे टेंड करने लगेगा, थीटा विल स्टार्ट टेंडिंग टू zero. Limit theta tending to zero. When theta tends to zero, cos theta tends to 1. If cos theta is tending to 1, तो फॉर्मूला बन जाता है CF is equal to R by 2. मतलब CF की दूरी कितनी हो गई, R by 2. क्लियर? अच्छा, अब जब CF R by 2 आ गया और CP पूरा R है तो FP भी R by 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? FP भी R by 2 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू R by 2 इज ओनली ट्रू फॉर पैरेक्शियल रेज। ये बात याद रखना। मोस्टली कैलकुलेशन हम पैरेक्शियल रेज के लिए करते हैं, क्वेश्चन भी पैरेक्शियल रे के लिए करेंगे, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कह देता है कि पैरेक्शियल रे की हम बात नहीं कर रहे हैं तो आपको CF is equal to R by 2 cos theta से चलना पड़ेगा, और नहीं तो सिंपल फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो बात हो गई कनकेव मिरर की। तो अब आप लोग कोशिश करो कि इसी रिलेशन को कन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूव करो। एकदम सिंपल है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, कैलकुलेशन आप कोशिश करना खुद से करने की। तो देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये कन्वेक्स मिरर है, फोकस यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, लाइट रे यहाँ से आएगी और फोकस पे जाना चाहेगी, पर वो गई पीछे होगी, पर उसे आप एक्सटेंड कर दो अगर तो वो फोकस से पास होगी। अच्छा, अब इस पे नॉर्मल बनाएंगे हम, ये नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा ये। अब देखो तो अगर ये लाइन है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो आपने एक्सटेंड की है उसको देखो, और ये जो नॉर्मल ड्रॉ की है इसको देखो, तो ये एंगल आ जाएगा R, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। या ट्राई करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। अच्छा, और क्या प्रूव कर सकते हैं हम इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं आगे, ये जो लाइट रे पैरेलल आ रही थी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा I के बराबर, ठीक। और R और I आपस में बराबर होते हैं तो फिर से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं फिर डिस्कस करूंगा इस चीज को। वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वही रिलेशन फिर से आ जाता है। तो हमने देख लिया भाई फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन, जनरल फॉर्म के लिए भी और पैरेक्शियल रेस के लिए भी, ठीक। अब कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे, पता ही होते हैं सबको, रे डायग्राम में मदद करेंगे ये। तो रूल्स क्या कहते हैं भाई, लिख लो कि पहला रूल तो यही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो एकदम सत्य है, इस बात का कोई कभी भी गलत हो ही नहीं सकती कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ना हो। इसी से एक दूसरा रूल बन जाता है, देखो दूसरा रूल होता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, तो मुझे ये बताओ, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन होती है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब ध्यान दो, यहाँ पे इंसिडेंट रे ही नॉर्मल है, इंसिडेंट रे भी वही है, नॉर्मल भी वही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0। तो अगर एंगल आई इज 0 तो एंगल आर इज आल्सो 0, तो ये इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये दूसरा रूल होता है कि a light ray passing through center of curvature
इज रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स ओन पाथ। ठीक, लिख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के से ही वापस चली जाएगी। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस भी आएगी। क्यों? क्योंकि तब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। तीसरा रूल देख ही लिया है, फोकस की डेफिनेशन ही होती है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आई तो वो फोकस से पास होगी। ठीक, क्यों? प्रूफ देख चुके हैं, क्योंकि फोकस ऐसा हमने माना ही है, वही पॉइंट ही है जहां से लाइट रे पैरेलल होने के बाद पास होगी। और ये सारी बातें कन्वेक्स मिरर के लिए भी ट्रू है। और इसी का चौथा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर? चार रूल, एंगल आइज आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। अब इसी पे बेसिस कुछ रे डायग्राम जो कि कंपटीशन के लिए तो उतने नहीं इंपॉर्टेंट है जितने कि ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। याद बिल्कुल रटना कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये प्रॉपर्टीज आगे चल के क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगी। अभी जैसे अब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी कंसेप्ट, मजेदार कंसेप्ट, फ्री के नंबर देने वाला कंसेप्ट। पहली बात, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां गया? इन्फिनिटी पे। और मिरर लिया कनकेव। कन्वेक्स क्यों नहीं लेंगे बाद में समझ में आएगा। ये है कनकेव ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग स्केल और सबकी मदद लेके बनाएंगे। फोकस मार्क करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपनी सुविधा अनुसार मार्क करो, 5 और 10 पे मार्क कर लेना, सेंटीमीटर पे। और ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। ठीक, तो वहां से दो पैरेलल लाइट रेज उठाओ। दो रेज उठानी होती है, रे डायग्राम में याद रखना। ये पैरेलल आएगी, पैरेलल आई तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्टर के ब्लैक से बना देता हूं, फोकस से पास हुई। एक और पैरेलल रे लो, लेके आओ, इसे भी फोकस से पास कर दो। दो रेज लेनी है और जहां भी रे मीट करेगी वही पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा, वहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज कहां मीट हो रही है? फोकस पे मीट हो रही है। क्या सच में मीट हो रही है? हाँ, सच में मीट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट हो रही है। तो क्योंकि ये सच में मीट हो रही है इसलिए इमेज बनेगी रियल। अभी देखना, कहीं कहीं सच में मीट नहीं होगी, तब इमेज बनेगी वर्चुअल। और ये बात याद रखना कि रियल इमेज जब भी बनेगी वो इन्वर्टेड ही होगी। क्यों? ये अगले डायग्राम से और क्लियर होगा। या तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है इसलिए वो बन नहीं पा रहा है। अच्छा, अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है और इमेज कैसी बन रही है? एकदम निन्नी सी। तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अभी प्रॉपर्टीज रटने की क्या जरूरत है? रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। कहां पे बनी है? फोकस पे बनी है, एट फोकस। तो क्वेश्चन आ जाए कि if the object is at infinity in case of concave mirror, तो इमेज कैसी बनती है? उसकी प्रॉपर्टीज ही है। कहां बनती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है और फोकस पे बनती है। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसकाते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके आते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, पोल मार्क किया, सब कुछ मार्क करेंगे, फोकस मार्क किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, और एक ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। कुछ नहीं करना है, एक लाइट रे पैरेलल, फोकस से पास कराना, एग्जैक्टली फोकस से पास। दूसरी लाइट रे कहीं से भी ले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आई। कहां पे मीट हुई? यहाँ पे मीट हुई।
टिप से लाए थे, टिप कहाँ चली गई? नीचे। तो टिप से लाइट रे उठाई थी ना, टिप आ गई नीचे, इसलिए टिप जाएगी नीचे और ऑब्जेक्ट हो गया उल्टा। अब बताओ क्या इमेजेस मिली हैं, लाइट रेज मिली हैं आपस में? हाँ मिली हैं। तो कैसी लाइट ये हुई? रियल। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिख लेना। रियल, इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, कंपेरेबल है इसलिए सिर्फ लिखेंगे डिमिनिश्ड। पिछले वाले में लिखा था हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना है? बिटवीन सी एंड एफ, खत्म, इजी। ठीक, तो इसने एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा कर दिया, पर इन्वर्टेड है, ये बात याद रखनी। थर्ड केस देखेंगे, ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे, कहां लाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से बनाइए वैसे ही। मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी जब आप मार्क करेंगे सही से तो होगा क्या? ये एक रह गई, ये यहाँ आके मिलेगी, ये एक रह जाएगी, और वो यहाँ आके कहीं एग्जैक्टली इसके नीचे मिलेगी। ठीक है, ये मैंने मार्क किया नहीं है सही से। तो अब आप ध्यान दो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज तो रियल है क्योंकि रेज मिली है। कहाँ बना है? सी पे ही बन गई। कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी और सेम साइज की बनी। तो ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटी इमेज हुई थी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तो इमेज छोटी हुई थी पर उतनी छोटी नहीं हुई थी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज छोटी ही नहीं हुई। किस पॉइंट पे इमेज ऑब्जेक्ट रखने से उसी साइज की इमेज मिलती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर? और पास लाते हैं, सी और एफ के बीच में रख दो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर से मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे नाप लेते हैं ना, यहाँ कहीं आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, दो रेज उठाओ पैरेलल, फोकस से पास करा दो। ठीक है, अब जो मर्जी हो कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट रे ला सकते हो या ऐसे फोकस से ले जाओ और पैरेलल पास करा दो। अब देखो, अब इमेज कहाँ बनी है? रियल बनी है? हाँ बनी है क्योंकि मीट हुई है लाइट रे। ठीक है, लाइट रेज मीट हुई है तो रियल इमेज है। कहाँ पे बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्वर्टेड बनी है। साइज देखो, अब साइज बढ़ गया। साइज कैसा हो गया? बढ़ गया। इनलार्ज लिखते हैं इसे, इनलार्ज्ड। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है साइज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है साइज कनकेव मिरर के केस में। और पास लाओ ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रख दो सीधे। फोकस पे इमेज कब बनी थी? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो ये बनाया, ये बनाया, फोकस मार्क किया, नाप के सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप लोग बराबर उससे नापेगा। ये क्या करें? पैरेलल, फोकस से पास। अब फोकस से तो पास करा ही नहीं सकते हो ना लाइट रे, कैसे फोकस से पास कराओगे? फिर उसे कैसे पैरेलल बनाओगे? तो क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ। अब ध्यान दो, ये लाइट रेज कभी मीट ही नहीं करेंगी, ये पैरेलल चलती जाएंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और जब मीट
होंगी, मतलब पैरेलल लाइट रेज वैसे तो नहीं मीट होती, पर कहते हैं कि पैरेलल्स मीट एट इंफिनिटी, तो मीट कह रहे हैं ना, तो ये रियल हो गई। और ये देखो कभी मीट होगी तो नीचे ही तो मीट होगी, तो टिप उसकी नीचे जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मीट होगी, तो ये इन्वर्टेड भी हो गई, ठीक है। और हाईली इनलार्ज, साइज बहुत बड़ा हो गया, तो वो कहाँ मीट होगी, ऐसे चलती जाएगी, मान लो यहाँ कहीं मीट हो तो इतनी बड़ी बहुत साइज बढ़ जाएगा। और पास में लाते हैं लास्ट केस है कनकेव मिरर का। अब क्या करेंगे, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखो ये डायग्राम हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, पोल मार्क किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, फोकस मार्क किया, फोकस मार्क किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे। अब देखो ये डायग्राम हुई पैरेलल, फोकस से पास करा दो और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। तो अब ये अपना पैरेलल ना होकर ये डाइवर्जिंग नेचर की हो गई, ये तो इंफिनिटी पे भी नहीं मीट करेंगे, इनकी दूरी तो बढ़ती ही जा रही है। पर जो चीजें डाइवर्जिंग होती हैं एक तरफ, वो कन्वर्जिंग होती हैं दूसरी तरफ। देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो लाइट रेज पैरेलल थी, पैरेलल मतलब उनको इधर एक्सटेंड करो चाहे उधर एक्सटेंड करो वो इंफिनिटी पे मीट करेंगी। तो हम भाई रियल साइड एक्सटेंड कर लिया, ये रियल की तरफ, रियल साइड ये डाइवर्जिंग नेचर की है, इसका मतलब है किसी तरफ तो कन्वर्जिंग होगी, तो इनको जरा आगे एक्सटेंड कर दो ये, और अब देखो जादू, टिप गई ऊपर, अभी तक टिप जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, अब टिप गई ऊपर, इसलिए इमेज बनी इरेक्ट, इन्वर्टेड का ऑपोजिट होता है इरेक्ट इमेज। ये रेज मीट असल में हुई नहीं है, ये हमने एक्सटेंड करके मीट कराई है, इसलिए ये रियल नहीं होगी, ठीक है, ये होगी वर्चुअल। मुझे ऑपोजिट ही नहीं याद आ रहा था, मैं सोच रहा था फेक, वर्चुअल, ठीक है, रियल का ऑपोजिट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल और इनलार्ज्ड। इसीलिए जो हमारे शेविंग मिरर्स होते हैं वो कनकेव होते हैं, कनकेव, और उसमें आप अपना चेहरा इस तरह से रखते हैं कि आपका चेहरा उस मिरर के पोल और उसके फोकस के बीच में आ जाए, तो आपको अपनी एक बड़ी सी इमेज दिखती है, और कैसी, इनलार्ज्ड और सीधी। अब मान लो वो उल्टी इमेज दिखने लगे तब क्या करोगे, कन्वेक्स में शायद उल्टी दिखती है वो, नहीं कन्वेक्स में भी सीधी दिखती है पर छोटी दिखती है, प्लेन मिरर में शायद उल्टी दिख जाए, ठीक है। तो ये हम क्यों यूज करते हैं कनकेव मिरर, क्योंकि हमें एक इनलार्ज और इरेक्ट इमेज दिखती है, क्लियर। कनकेव मिरर खत्म, अब आ जाओ कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर में दो केस, कन्वेक्स मिरर में होते हैं दो केस, वो होते हैं ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हो, हेडिंग डालते हैं कन्वेक्स मिरर, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, इजी है ये, फिर जेईई के क्वेश्चंस भी देख लेंगे थोड़े से, और बोर्ड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो कन्वेक्स मिरर बनाया, कन्वेक्स मिरर का फोकस दूसरी तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दूसरी तरफ होता है, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, दो पैरेलल रेज उठाओ, ये आएगी पैरेलल, ये आएगी पैरेलल, ये पास होना चाहेंगी फोकस से, और ये तो डाइवर्जिंग नेचर होता है, तो ये आगे एक्सटेंड करके फोकस से पास इस तरह से होगी, मतलब कि ए बी पाथ पे आई, और ये डाइवर्जिंग नेचर है तो निकल गई पीछे की तरफ, इधर भी निकल गई पीछे की तरफ, पर इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे मीट होगी, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास होती हैं, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, ये हमने जाना है। इसलिए देखो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ठीक, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ठीक है। और क्या करें,
ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को तो मिरर के अंदर नहीं रख सकते हैं ना, तो दो ही केस बनेंगे, या तो ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो या तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एक पैरेलल लाइट रे आई, वो डाइवर्ज हुई इस तरह से कि अगर उसे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस पे मीट होगी। एक लाइट रे ऐसी ली जो चाहती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना, ठीक है। ये लाइट रे सीधे जाती और इस तरह से जाती कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, इसलिए वो अपने पाथ पे वापस चली गई। तो हमने उसे आगे एक्सटेंड कर दिया, देखो लाइट रे मीट हो गई। तो तुम्हारा इमेज कहाँ बन गया? पोल और फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनी? सीधी बनी, इरेक्ट, वर्चुअल, क्योंकि मीट तो हुई नहीं लाइट रे, डिमिनिश्ड। तो जो आपके कार के रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें ये चीज यूज होती है, बड़ी चीज को ये छोटा कर रही है। कनकेव मिरर ने क्या किया था? छोटे को बड़ा किया था। तो अगर आपको बड़ी चीजों को छोटा करके देखना है तो क्या देखेंगे आप? क्या यूज करेंगे? कन्वेक्स मिरर। छोटी चीज को बड़ा देखना है तो क्या करेंगे? कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग नेचर किसका होता है? कनकेव मिरर का। डाइवर्जिंग नेचर किसका होता है? कन्वेक्स मिरर का। क्लियर है ये बात? चलो वेरी गुड। तो रे डायग्राम और वो प्रूफ तो खत्म हो गया। क्लियर? तो विद दिस वी एंड द क्लास, और नेक्स्ट टाइम हम जब पार्ट 3 में मिलेंगे तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देखेंगे, और उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये शायद 5 क्लास में ये चैप्टर खत्म करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस में चाहता हूँ कि IIJEE, AIEEE जो पहले होता था, और नीट के सारे क्वेश्चंस के अलॉन्ग विद बोर्ड के क्वेश्चंस जो अच्छे होंगे वो डिस्कस करेंगे। बाकी तो इजी होते हैं, यूवी की वैल्यू दी होगी वो तो आप कर लोगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।